नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का एडम स्मिथ। दोस्तों, एडम स्मिथ एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं। ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है या अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ बुक्स के नाम गिवन है यहाँ पर। जैसे दोस्तों, पहली बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ द नेशन। द वेल्थ ऑफ द नेशन 1776 में इनकी ये बुक आई थी, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशन। दोस्तों, वेल्थ का मतलब होता है पैसा, धन। दोस्तों, एडम स्मिथ ने बताया धन के बारे में। दोस्तों, आगे दो बुक और है इनकी। एक दोस्तों द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, दूसरी तरफ दोस्तों द एसेंशियल। तो दोस्तों, आगे कुछ पुस्तक, कुछ बुक्स के नाम और दिए गए हैं जो दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। इसलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ पुस्तकों के नाम। तो दोस्तों, सबसे पहली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890। दोस्तों, ये बुक किसकी है? ये बुक्स है अल्फ्रेड मार्शल की। दोस्तों, सेकंड बुक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। दोस्तों, ये किसकी बुक है? ये रॉबिन्सन की है। दोस्तों, थर्ड द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। ये किसकी बुक है दोस्तों? ये बुक है जॉन मैकार्ड किन्स। दोस्तों, ये जॉन मैकार्ड किन्स वही नाम है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जॉन मैकार्ड किन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे फोर्थ नंबर पे बुक का नाम है इंडियन करेंसी ऑफ फाइनेंस। तो ये भी किसने लिखी है दोस्तों? ये किसकी बुक है? जॉन मैकार्ड किन्स। आगे दोस्तों नंबर 5 पे इम्पोर्टेंट बुक है दास कैपिटल। और दास कैपिटल दोस्तों किसकी बुक है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स की। दोस्तों, नंबर 6 पर बुक है हाउ टू पे फॉर द वार। तो दोस्तों, ये किसकी बुक है? तो दोस्तों, ये भी बुक जॉन मैकार्ड किन्स की बुक है। दोस्तों, जॉन मैकार्ड किन्स की 3 पुस्तक हैं। पहली कौन सी दोस्तों? पहली है द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। दूसरी है दोस्तों इंडियन करेंसी ऑफ फाइनेंस। और तीसरी है हाउ टू पे फॉर द वार। तो दोस्तों, ज़्यादातर अगर आपको इनका नाम याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन्होंने इनकम, करेंसी और दोस्तों पे का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से पेमेंट यानी करेंसी हो गया। तो आप इनकी किताब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जॉन मैकार्ड किन्स किससे रिलेटेड बुक लिखी थी इन्होंने? करेंसी से रिलेटेड, पे से रिलेटेड, या फिर इनकम, एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आगे नंबर 7 पे है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों, ये किसने लिखी? ये किसकी पुस्तक है? ये है दादा भाई नौरोजी की। और लास्ट 8 नंबर पे है दोस्तों द पुअर इकोनॉमी। द पुअर इकोनॉमी। तो दोस्तों, ये किसकी बुक है? यह है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी कब आई? 2012 में। दोस्तों, एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, अल्फ्रेड मार्शल के जो शिष्य थे, अल्फ्रेड मार्शल के शिष्य कौन थे? जॉन मैकार्ड किन्स। दोस्तों, ये नाम जो आपको ऊपर दिखाई दे रखा है अल्फ्रेड मार्शल। तो दोस्तों, नोट करके मैंने क्या लिखवाया कि अल्फ्रेड मार्शल का जो शिष्य है वो कौन है? जे.एम. किन्स। ठीक है, तो जे.एम. किन्स के गुरु कौन हो गए? अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल का शिष्य कौन हो गया? जे.एम. किन्स। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बुक्स के नाम है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
दोस्तों आगे लिखा हुआ है केन्स का रोजगार सिद्धांत। दोस्तों ये केन्स वही केन्स है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कहे जाते हैं। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर का नाम क्या है या मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है J.M. केन्स, यानी कि जॉन मैकार्ड केन्स। तो दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत किससे रिलेटेड था दोस्तों? वो सिद्धांत दोस्तों रिलेटेड था रोजगार से संबंधित था। दोस्तों इन्होंने कहा कि मार्केट में दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन होती है दोस्तों मंदी की कंडीशन, और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों तेजी की। और दोस्तों तेजी का मतलब होता है महंगाई। तो दोस्तों अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो अभी हमारे देश में दोनों में से कौन सी कंडीशन है? तो दोस्तों आप कहेंगे मंदी की कंडीशन है। दोस्तों मंदी की कंडीशन क्यों है? क्योंकि लॉकडाउन का समय है, और जब दोस्तों लॉकडाउन का समय है तो मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। और जब दोस्तों मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें दोस्तों सेल ही नहीं होंगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए दोस्तों, आप जो अभी घर को चला रहे हो, घर को मैनेज कर रहे हो, वो दोस्तों अपनी प्रीवियस अब तक की जो आपकी सेविंग है उससे आप घर को मैनेज करके चल रहे हो। अभी आपके पास किसी भी तरीके का कोई रिसोर्सेस नहीं है जिससे आपको कोई रोज़गार प्राप्त हो। तो आप अभी लॉकडाउन की कंडीशन में एक तरीके से बेरोजगार हैं। तो दोस्तों केन्स का रोजगार सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मंदी की कंडीशन होगी तो लोग बेरोजगार होंगे। दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर कि मंदी की कंडीशन में बेरोजगारी कब होती है? तब होती है जब मार्केट में किसी चीज़ की मांग कम हो, डिमांड कम हो, या फिर सरकार के जितने भी खर्चे हैं उनमें कमी आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि अगर आप इस मंदी से बाहर निकलना चाहते हैं, इस मंदी से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, आप डिमांड को बढ़ा दीजिए या फिर सरकार के खर्चों को बढ़ा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका केन्स का रोजगार सिद्धांत। तो दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए आप। लिखा हुआ है मंदी की कंडीशन में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, समग्र मतलब होता है दोस्तों संपूर्ण, समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होती है। फिर दोस्तों नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर एक बात, केन्स ने कहा, लिखा हुआ नोट करके कि J.M. केन्स प्रथम अर्थशास्त्री थे। ये ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मंदी को उभारने के लिए, उभारने मतलब दोस्तों मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि का रास्ता अपनाया, वृद्धि का रास्ता बताया। सरकारी व्यय का मतलब होता है दोस्तों, सरकारी का मतलब सरकार, और व्यय का मतलब होता है दोस्तों खर्चे। इन्होंने कहा कि अगर आप मंदी से बाहर निकलना चाहते हैं तो सरकार के खर्चों में वृद्धि होना जरूरी है। ये था दोस्तों रोजगार सिद्धांत किसका? केन्स का। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। दोस्तों अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसों की व्यवस्था करना। मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थ प्लस शास्त्र। और दोस्तों अर्थ का मतलब होता है पैसा, और शास्त्र का मतलब क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको? सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने लिखा दोस्तों अर्थ प्लस व्यवस्था। और दोस्तों अर्थ का मतलब क्या होगा? धन यानी पैसा। और दोस्तों व्यवस्था का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, अरेंज करना, यानी अरेंजमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमी। यानी पैसों की व्यवस्था करना ही क्या कहलाती है? आपकी अर्थव्यवस्था कहलाती है।
अब दोस्तों अर्थव्यवस्था भी दो लेवल पर हो सकती है। एक लेवल होता है दोस्तों परिवार का लेवल, और दोस्तों एक लेवल होता है वही देश का लेवल या गवर्नमेंट का लेवल। तो दोस्तों जब परिवार की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या आता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों घर में बड़े भाई की या बड़ी बहन की शादी है, तो दोस्तों शादी के लिए खर्चा जो होता है वो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आज आपने रिश्ता तय करा और आप एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद शादी का सब कुछ अरेंज कर लेते हैं। दोस्तों उसमें गैप होता है 3-4 महीने का। क्यों होता है दोस्तों वो गैप? वो दोस्तों गैप इसलिए होता है क्योंकि ताकि आप धन की व्यवस्था कर सको, अरेंजमेंट ऑफ मनी, यानी कि आप अरेंज कर सको मनी का। तो वो आपके परिवार के लेवल पर जो आपने काम किया, जो आपने पैसों का अरेंजमेंट किया, वो दोस्तों आपकी अर्थव्यवस्था है, वो आपके घर की अर्थव्यवस्था है। उसको आप चलाओगे, उसको आप देखोगे, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। और दोस्तों दूसरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था होती है। तो दोस्तों हमें जो इकोनॉमिक पढ़नी है वो गवर्नमेंट के लेवल पे पढ़नी है। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अर्थव्यवस्था का यूज़ करती है गवर्नमेंट जिससे पैसों का अरेंजमेंट किया जाता है। तो अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो दोस्तों पैसे की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दोस्तों सरकार की भूमिका उत्पादन के संसाधनों के आधार पर। तो दोस्तों पहला पॉइंट है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। दोस्तों पूंजीवाद को इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं, कैपिटल, और दोस्तों अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। दोस्तों पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें निजी लोगों का अधिकार होता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें निजी लोगों का अधिकार होता है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। दोस्तों हस्त का मतलब होता है हाथ। इसका मतलब दोस्तों गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। इसमें निजी लोगों का ही अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लिखा हुआ है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर, जितने भी दोस्तों उत्पादन के संसाधन होते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस करने में जो संसाधन यूज़ किए जाते हैं, उस पर किसका अधिकार होता है दोस्तों? निजी स्वामित्व होता है। स्वामित्व का मतलब दोस्तों स्वामी, स्वामी मतलब मालिक, ओनर। तो दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे लिखा हुआ है दोस्तों यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ दोस्तों, एडम स्मिथ मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशन, और दोस्तों इनकी दूसरी बुक का नाम था द असेंशियल, और दोस्तों इनकी तीसरी बुक का नाम था मोरल सेंटिमेंट्स। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखा गया था कि यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के अहस्तक्षेप सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका मतलब दोस्तों मैंने आपको अभी यही तो बताया। मैंने आपको क्या बताया? जब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यही तो हुआ कि हस्तक्षेप, यानी दोस्तों गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती कोई भी इस कंपनी में, सॉरी इस अर्थव्यवस्था में। तो दोस्तों ये होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की। तो दोस्तों पहले पॉइंट में गिवन है अधिकतम लाभ का उद्देश्य है।
दोस्तों इसका मतलब है इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। तो दोस्तों जब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता तो इनका मेन मोटिव क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि दोस्तों अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होता, गवर्नमेंट अगर इसमें इंटरफेयर करती, तो दोस्तों गवर्नमेंट का हमेशा मोटिव होता है समाज कल्याण का काम करना, सोशल वेलफेयर का काम करना। जबकि आप एक निजी कंपनी की बात करेंगे, एक निजी कोई भी काम की बात करेंगे, तो दोस्तों उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो इसलिए दोस्तों इसकी पहली विशेषता क्या होगी? अधिकतम लाभ का उद्देश्य या अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालन, यानी ऑपरेशन बाय मार्केट कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो दोस्तों इसमें कंट्रोल किसका होगा? मार्केट में कंट्रोल किसका होगा? दोस्तों निजी लोगों का ही होगा। जिसका बिजनेस होगा उसी का मार्केट में क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरे पॉइंट में लिखा है दोस्तों प्रतियोगिता की कंडीशन। इसका मतलब है दोस्तों कंपटीशन देखने को मिलता है इस बाज़ार में। प्रतियोगिता का मतलब तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आप जो बिजनेस कर रहे हैं वही सेम बिजनेस कोई और भी कर रहा है, तो आपका बिजनेस और उसका बिजनेस सेम हो गया, तो अब आप दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों? एक प्रतियोगिता आ जाएगी, एक कंपटीशन की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट क्या है इसका? प्रतियोगिता की कंडीशन। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है मांग और पूर्ति का महत्व। मांग और पूर्ति का महत्व। दोस्तों मार्केट में अगर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं होगी तो बिज़नेस नहीं चल सकता। बिज़नेस जो चलता है दोस्तों वो डिपेंड करता है आपकी डिमांड पर। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो रही है तो दोस्तों सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है डिमांड एंड सप्लाई। तो बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों मांग और पूर्ति का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट है 6 विकेंद्रीकृत व्यवस्था। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज को बोलते हैं दोस्तों केंद्रीकृत, और दोस्तों डिसेंट्रलाइज को बोलते हैं विकेंद्रीकृत। अब दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ सेंट्रलाइज की, सेंटर की, तो दोस्तों आपने सुना होगा सेंटर गवर्नमेंट। तो दोस्तों जिसके साथ सेंटर लगता है तो उसका मतलब केंद्र हो गया, और केंद्र में काम कौन करता है दोस्तों? गवर्नमेंट। तो जब सेंटर की बात आएगी तो दोस्तों एक तरीके से उसमें काम कौन करता है? गवर्नमेंट काम करती है। और दोस्तों जब डिसेंट्रलाइज हो गया वो, यानी विकेंद्रीकृत हो गया, इसका मतलब उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, उसमें निजी लोगों का अधिकार है। यानी दोस्तों पैसे वाला ही राजा होता है। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा आपकी व्यवस्था अच्छी होगी। तो दोस्तों इसलिए 6 पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज नहीं होता है। दोस्तों सेंट्रलाइज क्यों नहीं होता? सेंट्रलाइज इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता। सेंट्रलाइज अगर यहाँ पर होता तो तब होता दोस्तों जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता। ठीक है दोस्तों। तो ये अंतर होता है डिसेंट्रलाइज में और सेंट्रलाइज में। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाती है। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में, यूएसए में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। दोस्तों जापान में, फ्रांस में और दोस्तों इटली में। ठीक है दोस्तों।
तो ये था आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 राज्य अर्थव्यवस्था की। दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का अधिकार होता है। उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन सभी पर सरकार का अधिकार होता है। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी लोगों का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों। और ये है आपके पास राज्य अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है जिसमें सरकार का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों। आगे लिखा हुआ है राज्य अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो कहाँ से निकली दोस्तों? वो निकली है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल से। दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल से निकली है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कुछ पुस्तक के नाम। उन्हीं पुस्तकों में एक पुस्तक दास कैपिटल भी थी जो किसकी पुस्तक है दोस्तों? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य अर्थव्यवस्था की अवधारणा कहाँ से आई है तो आप बता सकते हैं कि दास कैपिटल की पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा वहाँ से निकली है ये। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इस अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटते हैं। इस अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। दोस्तों पहली अर्थव्यवस्था का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें समाज के हित के लिए काम किया जाता है। और दोस्तों समाज के हित के लिए काम सरकार ही करती है। तो दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है रशिया यानी रूस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपके पास राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है और इसके कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 समाजवादी। अब पढ़ेंगे दोस्तों नंबर 2। दोस्तों नंबर 2 है साम्यवादी। दोस्तों साम्यवादी और समाजवादी में क्या डिफरेंस है? दोस्तों समाजवाद में वस्तु और सेवा को दोस्तों समान वितरण। ठीक है दोस्तों। जबकि साम्यवादी में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार का मतलब होता है दोस्तों उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके अंदर एबिलिटी क्या है, एवं प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार प्रतिफल देना। ये होता है दोस्तों कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी। तो दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था 2 टाइप की होती है। पहली समाजवादी और दूसरी दोस्तों साम्यवादी। दोस्तों अगर समाजवादी की बात करेंगे तो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया? रूस। और दोस्तों साम्यवादी की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? चाइना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट का अधिकार होगा तो ये अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होगी? सेंट्रलाइज होगी। डिसेंट्रलाइज कब होती? जब इसमें गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता। जैसे दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो दोस्तों वहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, सरकार का कोई भी रोल नहीं होता। जबकि दोस्तों यहाँ पर इस अर्थव्यवस्था में सरकार का अधिकार होता है। इस कारण से यहाँ का जो सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट लिखा हुआ है केंद्रीकृत व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। अब नंबर 2 लिखा हुआ है दोस्तों संचालन के लिए एक प्रशासनिक ढांचा। दोस्तों जब सरकार के अंडर में काम होता है तो इसे चलाने के लिए दोस्तों काम भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासन के द्वारा। ठीक है दोस्तों।
गवर्नमेंट ही इसमें सारे काम करती है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों न्याय दंड विधि द्वारा संचालन। और चौथा पॉइंट है दोस्तों अधिकतम कल्याण का उद्देश्य है। दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इनका उद्देश्य सरकार का मेन मोटिव क्या होता है, अधिकतम समाज कल्याण करना। जबकि दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उनका मोटिव क्या था, अधिकतम लाभ को महत्व देना। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों मिश्रित का मतलब होता है मिलना, मिक्सचर। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व पाया जाता है। दोस्तों हमने पूंजीवादी पढ़ा तो उसमें निजी लोगों का अधिकार होता था। हमने समाजवादी पढ़ा, साम्यवादी पढ़ा, इसमें दोस्तों सरकार का अधिकार होता है। तो दोस्तों अगर आप दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एक मिक्सचर बन जाएगा। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकार दोनों का अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दोस्तों इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। दोस्तों पहली है आर्थिक नियोजन। दोस्तों आर्थिक नियोजन क्या होता है, इसको मैं आपको अलग से पूरा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आर्थिक नियोजन का, उसमें डिफाइन कर दूंगा कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। वैसे दोस्तों आर्थिक नियोजन का मतलब है, आर्थिक मतलब पैसा और नियोजन मतलब दोस्तों प्लानिंग करना, यानी पैसों से संबंधित प्लानिंग करना क्या कहलाती है दोस्तों, आर्थिक नियोजन। ठीक है दोस्तों। और नंबर 2 है सरकार की नियामक के रूप में भूमिका। और दोस्तों नंबर 3 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है भारत। ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक था आपका, कंप्लीट हो चुका। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दोस्तों आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।